नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का वीरभूमि पर कुछ दिन यह पाठ लेने वाली हूँ। आज के पाठ के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले रुक्मिणी संगल जी का परिचय हम लेंगे। रुक्मिणी संगल जी का जन्म 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना में हुआ है। बुढ़ाना यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपना स्वतंत्र लेखन किया हुआ है। दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य यह उनका शोध प्रबंध प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। यात्रा वर्णन, इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में भी वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन लेखिका ने किया हुआ है। वीरभूमि पर कुछ दिन यह पाठ अब हम विस्तार से देखेंगे। वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ के अंतर्गत लेखिका ने राजस्थान का बहुत ही विलोभनीय वर्णन किया हुआ है। लेखिका अपने परिवार के साथ वहाँ पर घूमने के लिए गई थी, पर्यटन के लिए गई थी। अब हम देखेंगे कि उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। लेखिका अपने परिवार के साथ रेलगाड़ी से अपना सफ़र कर रही थी। यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए। पंजाब में काफ़ी सारी हरियाली होती है और सब तरफ खेत लहलहाते हुए हरे भरे दिखाई देते हैं। वैसे ही वातावरण लेखिका को यहाँ पर भी मेड़ता पहुँचते पहुँचते उनको वैसा ही दृष्टिगोचर हुआ। सायंकाल होते होते वो अपने गंतव्य पर पहुँच गए, मतलब जहाँ पर उन्हें जाना था। जोधपुर के स्टेशन पर वो पहुँच गए और जोधपुर जाते जाते उनको शाम हो गई थी, इसलिए वो वहीं पर रुकने वाले थे, क्योंकि जोधपुर के एक होटल में ही उन्होंने अपना कमरा आरक्षित किया हुआ था। वहाँ पर उन्होंने अपना सब सामान रख दिया और वो थोड़ा बहुत तरोताज़ा हो गए। 22 दिसंबर अल्पाहार एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई बाग के क्षेत्र में स्थित है। अब दूसरे दिन वो फ्रेश होकर नाश्ता करके एक ऑटो रिक्शा से उम्मेद भवन पहुंच गए। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। छितर झील के पास होने से इसे छितर भवन भी कहते हैं। उम्मेद भवन के दो नाम हैं। एक तो उम्मेद भवन कहा जाता है क्योंकि महाराज उम्मेद सिंह के नाम पर ये नाम उस महल को दिया गया है, और छितर झील के पास ये भवन होने के कारण इसे छितर भवन भी कहा जाता है। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। उम्मेद भवन को देखते ही हमें पता चलता है कि ये बहुत ही आलीशान और उत्कृष्ट सज्जा लिए हुए है। ऐश्वर्य और विलास, उस भवन को देखते ही हमें समझ में आता है कि ऐश्वर्य संपन्न ऐसा ये भवन है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति, मतलब एक पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपये खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। अब ये जो उम्मेद भवन है, ये राजा महाराजाओं की निशानी है, उनकी धरोहर है। लेकिन आज के इस समय में इस महल का आधा भाग होटल में तब्दील कर लिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है और एक भाग में होटल चलता है। और ये होटल भी ऐसा वैसा नहीं है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए एक कॉफ़ी की कीमत उनको 1000 तक चुकानी पड़ती है। भूतल पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है। इसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेक जानकारी या चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अब भूतल मतलब नीचे का हिस्सा, अंडरग्राउंड में एक हॉल है, उसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। और जो महाराजा
राजा महाराजा हो चुके हैं, उनकी युद्ध कौशल्य, उनके बारे में जानकारी, उनके चित्र, इन सभी बातों की जानकारी हमें उस म्यूज़ियम में जाने के बाद मिल जाती है। वहाँ की दीवारों पर सभी तरह के चित्र और जानकारी लिखी हुई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। अब ये जो भवन था, इसका एक मॉडल भी, छोटा सा मॉडल बनाया गया था और वो भी म्यूज़ियम में रख दिया गया था। इस म्यूज़ियम के चित्र इतने खूबसूरत थे, इतने अच्छी तरीके से रखे हुए थे कि जिस चित्र को हम देखें वहीं पर हमारी नज़र चिपक जाए, और बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमें नज़र हटानी पड़ती थी। इतने वो आकर्षित करने वाले चित्र वहाँ पर थे। लेखिका को वहाँ से जाना था, इसलिए वो जबरन वहाँ से निकले, क्योंकि उनको मंडोर गार्डन भी देखना था। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया है। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का एक बेहतरीन नमूना है। अब मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर का ही रूपांतर अब मंडोर में हो गया है। मांडव्यपुर शब्द का अपभ्रंश अभी मंडोर हो गया है, और जोधपुर के जो नरेश है, उन्होंने ये मांडव्यपुर की स्थापना की हुई थी। यहाँ का जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, वो कला का उत्कृष्ट नमूना है, और वो देखने के लिए लेखिका वहाँ पर जा पहुँची। रानी उद्यान की बाई ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया, वह दृश्य अनुपम है। हमारे भारत की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर चट्टानों को काट कर काफ़ी सारी गुफाएं बनाई गई है। उसी प्रकार रानी उद्यान में भी पहाड़ों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई है। मंडोर गार्डन के दृश्य से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है। अब अगला उनका गंतव्य था मंडोर गार्डन देखने के बाद मेहरानगढ़ पहुंचना, और ये मेहरानगढ़ शहर के एकदम बीचों बीच है। 400 फीट ऊंचाई की पहाड़ी पर ये स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हुए हैं। अब ये जो गढ़ है मेहरानगढ़, इसके कई सारे प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, और वो एकदम आलीशान है, बहुत ही भव्य है। जैसे जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल, ऐसे उनको नाम दिए गए हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोहर दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावक दिखाई देता है। एकदम ऊंचाई पर ये गढ़ होने के कारण यहाँ से जब हम नीचे देखते हैं, तब शहर बहुत ही आलीशान और चमचमाता हुआ दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे। अब ये जो जयपोल, लोहपोल, फतेहपोल, ये जो भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए थे, वो हर एक लड़ाई के बाद, जय प्राप्त करने के बाद, ये उनके प्रतीक के रूप में बनाए गए थे। द्वारों की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हुए हैं। अब देखिए, वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ पर हाथ के चिन्ह बनाए गए हैं। अब ये हाथों के चिन्ह बनाए गए हैं, वो है जौहर करने वाली स्त्रियाँ। अब राजपूताना जो स्त्रियाँ होती है, वो जब युद्ध के समय राजा मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं युद्ध में, तो शत्रु के हाथ लगने से बेहतर वो जौहर करना समझती है। जौहर का मतलब है एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, और उसमें ये राजपूताना राजघराने की स्त्रियाँ वहाँ पर अपना
उस अग्नि कुंड में वो छलांग मार देती है और अपना जीवन समाप्त कर देती है। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदि। कई बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पर जो सजावट की गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। अलग अलग महल यहाँ पर है और वहाँ वो सुशोभित किए हुए हैं। वहाँ की वो सुशोभित वहाँ की जो शोभा है वो देखकर पता चलता है कि यहाँ के राजघराने के लोग पहले किस तरह से रहा करते थे। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर है। अब जसवंत थड़ा नामक एक पहाड़ी यह पहाड़ी पर स्थित स्मारक देखने के लिए लेखिका और उनका परिवार चल पड़ा। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर है। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहा कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मकता ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान करती रहती है। यहाँ वो जो सरोवर है देव सरोवर, वो होने के कारण यहाँ कई सारे प्रकार के पक्षी चिड़िया यहाँ पर आते रहते हैं। उनकी चहचहाट पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। हमारा भारत देश कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है और जोधपुर की ये सभी जो स्मृतियाँ हैं, महल है, जो स्थल है, वहाँ की चित्रकला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला बेहतरीन कला का नमूना है। और इसीलिए लेखिका को ये सारी कलाएँ देखकर यहाँ के भारतीय कलाकारों का सम्मान करने का, उनके सामने नतमस्तक होने का मन कर रहा है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। अस्ताचलगामी होना मतलब सूर्यास्त हो चुका था। सूर्य अब अस्त हो रहा था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। अब अंतिमतः जब वो सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने लगा और इसलिए लेखिका फिर से अपने विश्राम स्थल की ओर चल पड़ी। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अब उसके बाद वो जोधपुर से जैसलमेर की ओर निकल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गंवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। अब जैसलमेर वो स्टेशन पर पहुंचते ही उनको लेने के लिए होटल की गाड़ी आ गई। होटल में उनका कमरा आरक्षित था। वहाँ पर होटल पहुँचते ही वो स्वागत कक्ष में थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए। एक कक्ष में हमारा सामान पहुँचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का हो। अब यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। ये उस होटल के मालिक के तौर तरीके से ही लेखिका को पता चल गया था, क्योंकि अनजान होने के बावजूद भी होटल मालिक ने लेखिका को बहुत मदद की, वहाँ की पूरी जानकारी दी और उनका जैसलमेर घूमने का पूरा प्लान उन्होंने ही तय करवा कर दे दिया। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई और उनके नगर भ्रमण मतलब वो शहर घूमने की पूरी व्यवस्था भी थोड़ी ही देर में होटल मालिक ने करवा दी। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। अब पटवा की हवेलियाँ जैसलमेर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे पहले लेखिका को वही देखनी थी, इसलिए वो पटवा की हवेलियाँ देखने निकल पड़े। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। अब शहर के एकदम बीचों बीच ये हवेलियाँ बनी हुई है और शहर के प्रसिद्ध जो
सेठ थे, उन्होंने ये हवेलियाँ बनाई हुई थी। एक एक हवेली को बनाने के लिए 12 वर्ष का समय लगा था। ऐसी उन्होंने 5 हवेलियाँ अपने बेटों के लिए बनाई हुई थी। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। इतनी हर एक हवेली इतनी खूबसूरती से सजाई गई है। वहाँ के खंभों का काम, वहाँ की जालियाँ, झरोखे सब बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर जो चित्रकारिता की गई है वो भी सोने की कलम से की गई है। कांच का काम भी बहुत ही आश्चर्यजनक है और ये सब देखकर लेखिका बहुत ही खुश हुई थी। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। इस प्रकार जैसलमेर आते ही सबसे पहले लेखिका ने पटवा की वो 5 हवेलियाँ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अब राजस्थान के बाकी जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर घूमकर लेखिका ने क्या क्या देखा ये अब हम पार्ट 2 में देखेंगे। और इस प्रकार हमारा वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 11 में हम वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। धन्यवाद।